नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, समझ में ये नहीं आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरफ देखो उस तरफ हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है। आज बाजार के अंदर जो उतार चढ़ाव रहा उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। आज मैं बाजार की सबसे बड़ी खबरें क्या रही उसके ऊपर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये नजर डाल लेते हैं कि विश्व के अंदर क्या घट रहा है। बिटकॉइन 1,26,000 से 71,000 पे आ गया है। मतलब बिटकॉइन ऊपर से ये मान के चलो, मोटा मोटी अगर आप देखो तो 48% के आसपास करेक्ट हो गया। ऊपर से टॉप से अपने 48% गिर गया। जहां बिटकॉइन को लोग बाग सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते थे, वहां भी हर तरफ ब्लड बात है। जहां अगर आप बोलते हो सिल्वर की, तो सिल्वर 10% के लोअर सर्किट पे है, 2,40,000 रुपए। इसी सिल्वर ने 2,80,000 रुपये, 83,000 रुपये का हाई बनाया आज ही, फिर 2,40 पे लोअर सर्किट पे। परिस्थिति ये समझ में नहीं आ रही कि इतनी हाई वोल्टिलिटी बनी हुई कहाँ है। शेयर बाजारों की बात करोगे तो शेयर बाजारों में डील का भोंपू तो बजा दिया, लेकिन कागज पे कुछ नहीं है। डील होगी, डील होगी, डील होगी, लेकिन अगर डील हुई है तो आपके पोर्टफोलियो में तो दिखनी चाहिए। वो पोर्टफोलियो में कहीं भी नहीं, बस केवल डील हुई। इसकी घोषणा करने की ऐसी क्या जल्दी थी जब आपके पास कागज में कुछ नहीं है। जस्ट 1 मिनट साथियों, एक कॉल आ गया था। तो क्या है कि डील हो गई, डील होगी, सब तरफ से उधम मचा रखा, लेकिन कागज पे कुछ नहीं है। अमेरिका के कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि हमने भारत के अंदर कृषि प्रोडक्टों के ऊपर सहमति जता ली है, अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट भारत में जाएंगे। भारत में वाणिज्य मंत्री बोल रहे हैं कि हमने कृषि प्रोडक्टों पर कोई समझौता नहीं किया है, भारत के किसानों का हित सुरक्षित रखा जाएगा। समझ में नहीं आ रहा। और इस तरफ जो अभी राष्ट्रपति के अभी भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, वहां पर सदन को चलने नहीं दे रहा है विपक्ष। विपक्ष या तो संसद में हंगामा कर दे रहा है और या वॉकआउट कर दे रहा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर डील की एकदम हबड़-दबड़ क्या थी, जब आपके पास में ना तो टेबल पे कुछ है अभी। अभी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक ये डील के मसौदे लगभग तैयार हो पाएंगे और टेबल टॉक हो पाएगी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम बहुत जल्दी ही जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक करेंगे, जिससे पता रहेगा कि भाई ये होने वाला है। एक कल एनआई, जो भारत की सबसे बढ़िया और विश्वसनीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए, उसने एक लेख छपा था। उसने ये कहा कि अभी डील के अंतिम दौर की बात चल रही है। तो क्या डील नहीं हुई है? क्या डील नहीं हुई है? डील की घोषणा कर दी है क्या? अभी कोई बात क्लियर नहीं है। देखो, मीडिया क्या दिखाता है, मैं आपसे पहले भी बोल चुका कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कोई भी टीआरपी से रिलेटेड काम नहीं मिलेगा कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उधेड़ दूंगा, ये मार दिया। जो जेन्युइन चीज है, जो फैक्ट के साथ में, वो है। आज जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज इंडिगो के ऊपर, जो डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जो पूरा का पूरा मसौदा तैयार करके दिया था, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी है। और इसीलिए आज जो इंडिगो एयरलाइंस है, उसका स्टॉक 4% टूट के नीचे बंद हुआ। इंडिगो एयरलाइंस का डीजीसीए को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, या सीसीए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी पता चला कि जो इंडिगो है वो अपनी मोनोपोली का दुरुपयोग कर रहा है। दरअसल अगर आपको नहीं पता तो आपको मोटा मोटी ज्ञात करा दूं कि जो देश के अंदर जो कंपनियां काम कर रही है ना, उनकी मोनोपोली ना हो, वो एकाधिकार ना करे, उसके लिए प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया है, जिसको हम अंग्रेजी में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, सीसीआई। तो सीसीआई की तरफ से, सीसीआई का जनरली काम क्या है? काम ये है, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, ये 5 कंपनी है, ठीक है। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर केवल एक व्यक्ति की मोनोपोली ना हो। पता चले एयरटेल और जियो की मोनोपोली हो जाए, ये दोनों टेबल पर बैठ कर बात कर लें, बोले यार कल से 899 वाला रिचार्ज 1299 का हो जाएगा। अब इन दोनों की मोनोपोली तोड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग बनाया गया है, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। उसका काम यही है कि जो आम जनता है ना, हम आप लोग हैं ना, हम लोगों पे अत्याचार ना हो। समझ गए? ऐसे ही इंडिगो एयरलाइंस कई बार ऐसा करता है कि जिन जिन विमान यात्राओं में, मतलब कुछ ऐसे रूट हैं जहां पर केवल और केवल इंडिगो की फ्लाइटें हैं, तो वहां पे वो उन फ्लाइटों का जो किराया है, जो फेयर है, वो बढ़ा देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उस रूट पे केवल और केवल जो फ्लाइटें हैं वो इंडिगो की है। तो वो कैसे करता है? अगर उस रूट पे 10 फ्लाइटें हैं इंडिगो की, तो वो पहले तो इंडिगो की 10 फ्लाइटों को घटाकर 5 कर देगा, मतलब 5 होगी उस रूट पे, और फिर 5 का किराया बढ़ा देगा। तो ये कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ में, कंज्यूमर के साथ में गलत है, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब देखा। इससे पहले
क्या कर रहा था इंडिगो एयरलाइंस? कुछ ध्यान नहीं दिया। दिसंबर में हालांकि इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर में मुकदमा दायर भी हो चुका है, और दो जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वे दो अधिकारी जाकर अभी बैठते हैं उनके ऑफिस में, कार्रवाई सब हो रही है। लेकिन आकाशा एयरलाइंस है, तुम्हारे पास में एयर इंडिया है, तुम्हारे पास स्पाइस जेट है ना, जितनी भी जेट एवरेज है, जितनी कंपनियां हैं जो लगभग लगभग इंडस्ट्री से बाहर हो गई, केवल जो 2-3 कंपनियां हैं उन्हीं की एक तरह से दोहरापोली जैसे बनी है। तो क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इससे पहले क्या कर रहा था कि उसने अब जागा है? क्या अंडर टेबल कुछ था? कुछ चीजें मेरी बाध्यता है, स्पष्ट नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी देर से क्यों जागा, और उसने इतनी चीजों पर ध्यान रखते हुए क्या ध्यान किया कि भाई कस्टमरों के साथ में बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? कि भाई इन लोगों का जो फ्लाइटें रद्द कर दी, और जबकि डीजीसीए ने जो नियम बनाया था ना, वो नियम सभी के लिए बनाया था, ना कि अकेला इंडिगो एयरलाइंस के लिए बनाया था। नियम ये था कि आप जो पायलट को 12 घंटे 18 घंटे फ्लाइट उड़वा रहे हो, अब आप उससे 8 घंटे फ्लाइट उड़वाओगे, हफ्ते में 2 दिन उसे आराम दोगे। ये क्यों किया गया था? दरअसल अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, आपको मालूम है, उसके बाद में डीजीसीए हरकत में आया, और डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और उसने एक ऐसा नियम बनाया कि भाई जो विमान हादसे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ज़्यादा एक वजह रहती है, बड़ी वजह वो ये रहती है कि जो पायलट है ना, उनको पर्याप्त ना तो आराम मिल पाता है और ना उनको पर्याप्त छुट्टी मिल पाती है। तो उसने कहा कि आप अपने जो पायलट है वो और हायर करो, और या फिर कुछ भी करो, लेकिन 8 घंटे ही फ्लाइट उड़ाएगा आपका पायलट। तो जो और एयरलाइंस थी, जैसे आकाशा एयर थी, या स्पाइस जेट थी, जेट एवरेज थी, या तुम्हारा एयरलाइंस एयर इंडिया थी, इन्होंने पायलट को भर्ती करनी चालू कर दी। लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डालने रखा किसने? एयर इंडिया, इसने इंडिगो एयरलाइंस ने। इंडिगो एयरलाइंस ने ना तो किसी पायलटों की भर्ती करी, और जिस दिन लास्ट दिन था, जिस दिन ये नियम था कि भाई कल से अब जो नियम लागू किया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, वो लागू करना है, तो उसने उस दिन में भी देरी करी, मतलब नहीं करेंगे। उस कंडीशन में ये हुआ कि इनके पास में पायलट पर्याप्त ना होने के चलते फ्लाइटें पहले डिले करते रहे, जिससे मजबूरन आदमी खुद ही आके अपने से फ्लाइट कैंसिल कर दे। और एयरलाइंस का नियम है कि अगर आपने अपने से फ्लाइट कैंसिल करी तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपकी फ्लाइट 4-6 घंटे 8 घंटा लेट है तो उस कंडीशन में आपको होटल का, रहने का, खाने का वो आपको एयरलाइंस कंपनी देगी, और अगर वो किसी कारण से एयरलाइंस की वजह से कैंसिल होती है तो आपको पैसा भी दिया जाएगा। तो इसको हरकत में कौन आया? डीजीसीए, कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। फिर उसके बाद इनकी बहुत सी फ्लाइटें कैंसिल हुई, इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई। अब जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हरकत में आता है और वो बोलता है कि नहीं अब हम इसकी विस्तार से जांच करेंगे। किस मुद्दों पे जांच करेंगे? कि जो डीजीसीए ने हमें मुद्दे दिए उन मुद्दों पे हम जांच करेंगे। इतनी देर से हरकत में क्यों आया? तो समझ लिया कि सीसीआई का काम क्या है और उसने क्या मामला किया। अब समझ लेते हैं बिटकॉइन को। जहां बिटकॉइन को लोग बाग समझते थे कि ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, और इसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया मतलब गोल्ड से भी सेफ इन्वेस्टमेंट है, वहां बिटकॉइन टॉप से आधा हो गया। अगर किसी ने 1,26,000 रुपये में बिटकॉइन खरीदा था, आज 71,000 रुपये है, भाई अब क्या होगा? तुम जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हो सोने को, भाई सोना लेकर सो जाओ, लेकिन आज के दौर में तो सोना लेकर भी नहीं सोना। क्यों? क्योंकि 20 से 30 हजार रुपए की पर डे वोल्टिलिटी बन जा रही है। अभी एक दिन ने 1,33,000 रुपए का लो बनाया सोने ने, फिर उसी दिन एक 55 पहुंच गया, फिर एक 38 बनाया, फिर एक 58 आ गया, आज एक 58 से आ गए, अब एक 50 आया, फिर एक 48 से गया। अब चांदी में तो 30-40 हजार की वोल्टिलिटी चल रही है। तो मतलब इतनी हाई वोल्टिलिटी चल रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या। सिल्वर में ट्रेड करने लायक सिचुएशन बची नहीं है लोगों की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, और ज़्यादातर लोग पहले ही सड़क पे आ गए हैं। क्योंकि जो जिस रॉकेट की रफ्तार से नीचे आया ना चांदी, तो लोगों ने सोचा भी नहीं था। किसी ने 4,20,000 पर चांदी लिया, 2.5 लाख, 2,40,000, तो मोटा मोटी समझ लो कितने का डिफरेंस आ गया, 60 इधर पकड़ लो और फिर 1,20 उधर पे, 1,80,000 रुपये 1 किलो पे घट गए। अगर किसी ने 10 किलो चांदी ले ली होगी 4,20,000 पे, तो उसका 18 लाख घुस गए। तो सोना चांदी में भी हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है। और स्टॉक मार्केट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डील का भोंपू बजा दिया, डील होगी, डील होगी, डील होगी, डील होगी, डील होगी, और डील का तो कुछ हुआ ही नहीं। भाई डील का भोंपू बजाने की इतनी जरूरत क्या थी? इतनी जल्दबाजी किस बात की थी तुम्हें कि डील का तुमने भोंपू बजा दिया? पहले सभी चीजों को टेबल पे आने देते, जैसे चल रहा था बाजार चलने देते। एक दिन तुमने डील कर दी, डील कर दी, डील कर दी, लोगों के पोर्टफोलियो में कहीं कुछ नहीं है। आज तुम्हारा निफ्टी सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरा है,
बाजार बाजार 3 दिन से लगातार गिर रहे हैं। हालांकि कल अगर आप हमारे यूट्यूब पे नियमित दर्शक हैं तो मैंने कल बोला था कि जो भी लगातार जब भी निफ्टी ने 26,000 को ब्रेक करा है, 26,200 को, तो निफ्टी में 2% से 11% तक का करेक्शन देखने के लिए मिला है। सबसे पहले सितंबर 2024 में किया था, उसके बाद 11% का करेक्शन देखने के लिए मिला। फिर दिसंबर में 2025 में किया, फिर 5% का करेक्शन देखने के लिए मिला। फिर जनवरी में किया, फिर 2% का करेक्शन देखने के लिए मिला, और अभी भी करा था, फिर से करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और जो सब कुछ अच्छा हो रहा था, एक आईटी कंपनियों पे ऐसी एकदम से राड़ पड़ी, आईटी 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 आईटी। और एथ्रोपिक कंपनी ने ऐसा टूल बना लिया कि वो जो, अगर आप मान लो आप डॉक्टर हो, आपने बोला मेरे यहाँ दर्द है, और दर्द है, बोला हाँ, आपने उसमें लिख दिया दर्द है, तो वो आपकी पूरी समरी बना के दे देगा कि किन किन कारणों से दर्द होता है, इनमें किस किस टैबलेट को दिया जाता है, किन किन टैबलेटों को किसके साथ में मिलाया जा सकता है, क्या गलती नहीं करनी है। तो मतलब जो कोडिंग है, एनालिसिस करनी है, सारी काम वो एंथ्रोपिक AI करके दे देगा। तो अल्टीमेटली जो कंपनियां है ना हमारी, जो आईटी कंपनियां, ये काम क्या करती है, मैं अपने देसी लैंग्वेज में बताता हूँ कि इनका काम है आंधे 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 आंधे। आंधे का मतलब है कि जो है ट्रक है, तो ट्रक का मालिक कोई और है और ड्राइवर कोई और है, और जो हेल्पर होता है ना, ये ज्यादातर वो वाला काम करती है। मतलब जो सबसे नॉर्मल काम है, जो चीप रेंज में हो जाता है, वो भारत में भेज देते हैं, बोले भारत से करा लो। तो अगर वे ऐसा कोडिंग वगैरह का काम वहीं से करा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर रखेंगे जिसमें अगर उन्हें कोई कोडिंग वोडिंग करनी, वो अपने से कर लें। तो कोई भी बैंक और बिजनेसमैन हो, तो मेरा भी मोटिव यही रहेगा कि भाई यार कॉस्ट कटिंग की जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी हो, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कमाता है? या तो रॉ मटेरियल सस्ता है, आईटी कंपनी में रॉ मटेरियल कोई होता नहीं। कॉस्ट कटिंग कैसे होती है? या तो एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दो, जैसा वो आए साल करते हैं। कभी अमेजोन निकाल देता है, कभी TCS निकाल देता है, कभी इंफोसिस निकाल देता है। आए दिन हर साल 10-12 हज़ार लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। और पैकेज भी इतना कोई तोड़ फोड़ नहीं है कि इनका एक ही 10-12 करोड़ का एक पैकेज है। मतलब नॉर्मल IT वाले की जो जॉब लगती है, 3 लाख से एवरेज जॉब चालू हो जाती है IT में। 30-35 हज़ार, मतलब साल का 5 लाख का पैकेज होता है नॉर्मली। तो या तो उन्हें नौकरी से निकाल दे, लड़के कम हायर करें, और या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर कर ले जो, अगर 2 लड़के मिलकर काम कर रहे हैं, वो एक एक सॉफ्टवेयर में आ जाए। अल्टीमेटली AI के आने से जो कंपनियां हैं, उनको काम कम मिलेगा, तो उनके लिए नेगेटिव खबर है। अभी हाई वोल्टिलिटी जोन में है IT सेक्टर, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और जहां पर अगर बात करें डील की, डील होगी तो इस बात की भी हल्ला बहुत मच रहा है ना, डील 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 डील। डील में जहां पर मुद्दे की बात है, जहां पर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की बात थी ना, वो है तुम्हारा मेटल एल्युमिनियम वाला सेक्टर, स्टील, मेटल और एल्युमिनियम का, जो कि लगभग लगभग 8,000 करोड़ रुपए का, 8,000 से 10,000 करोड़ का व्यापार होता है भारत का अमेरिका के साथ में। उस पर अभी कोई समझौता ही नहीं बना है। वो जैसा चल रहा वो चलता रहेगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस डील की भोंपू बयानी कितनी जल्दी क्या थी। जैसे अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, सदन 4 दिन हो गए लगातार विपक्ष चलने नहीं दे रहा, सदन सदन से रोज वर्कआउट कर ले रहा है, हंगामे मच रहे हैं। बात समझने की कोशिश करो। अगर ये डील टेबल पे आ जाती है, और टेबल पे आने के बाद कुछ ऐसा निकल के आ जाता है जिससे किसान, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं समझ सकता हूँ किसान का इन द सेंस, अगर सीधी सिंपल बात है, किसान के किसी को जरा सा भी इतना सा आभास हुआ कि इसमें हमारे साथ गलत हो रहा है, तो भाई वो फालतू दिमाग नहीं लगाते, वो आकर दिल्ली बैठ जाएंगे, कल लटला लटला ट्रैक्टर ला सावड़ा, जब जब देखेंगे देखेंगे। परिस्थिति है यार, क्योंकि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। अगर कहीं ना कहीं तर्क वाली बात रहे, तो विपक्ष कम से कम संसद में आके बहस करे। बहस तो कर ही नहीं रहा, वो तो वॉकआउट कर ले रहा है। और जब ये जो संसद है ना, या जो सांसद है, चाहे विपक्ष के हो चाहे हमारे वाले हो, भाई गए तो जनता से चुन के हैं, हमारे तुमने वोट दी जब जाके गए हैं। तो जब अपने वहां पे जाएंगे, अपने जिस भी चुनाव क्षेत्र से आते हैं, वहां जाके अपनी जनता को बताएंगे कि तुम्हारे यही यही हुआ है तुम्हारे साथ। तो जाहिर सी बात है, एक सांसद का समझाने का मतलब है आप 10 लाख आदमियों को समझा रहे हो, और आदमियों को संभालना बहुत मुश्किल है। और जब आप सोचते हो कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून लाए थे, तो उन्हें वापस लेना पड़ा था और किसानों से माफी मांगनी पड़ी थी। हाँ जी, जनता के दबाव के कारण ही UGC पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, और फिर उस पर तत्काल स्टे देना पड़ा, केवल जनता के, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। डील हो गई, ये कोई बात नहीं है, क्या डील हो गई, सब छोड़ो, डील हो गई। पूरी शेयर बाजार के अंदर हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है, तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी के अंदर हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है,
कब 5,000 ऊपर चला जाएगा कोई पता नहीं, कब 3,000 नीचे आ जाएगा कोई पता नहीं। सोना चांदी हाई वोल्टिलिटी में है, ना तो आदमी सोना लेकर सो पा रहा है ना चांदी लेकर सो पा रहा है। अगर बात करोगे अब वित्तीय से तुम्हारा FII DII की, तो FII DII की और हालत खराब है भाई। जो FII की लॉन्ग पोजीशन है वो 17% पे है बीवी बनी हुई, तो FII शॉर्ट क्यों नहीं काट रहे हैं। और जिस दिन डील की खबरें आई थी उसी दिन FII ने 5,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, फिर कल 29 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। अगर कल ट्रेड का आंकड़ा देखोगे तो 18,000 करोड़ का है। ट्रेड से तो लगेगा नहीं नहीं बहुत है, ट्रेड तो बहुत है मेरे भाई, तो लेकिन उतना ही बेचा उतना ही करा, लेकिन नेट नेट तो 29 करोड़ की खरीदारी निकल के आई। स्टॉक फ्यूचर में तो खरीदा है उन्होंने, स्टॉक फ्यूचर में खरीदा है 7,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अल्टीमेटली ये मजबूरी वाली खरीदारी है, मजबूती वाली खरीदारी नहीं है। आज फिर से बेच दिया। आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2500 कुछ करोड़ रुपए, 2150 करोड़ रुपए के आसपास में बिकवाली करी है, और 1230 करोड़ रुपए के आसपास में DII ने खरीदारी करी है, जहां FII ने बेचा है 2200 करोड़, मोटा मोटा समझ लो। तो DII ने कितना खरीदा है? 1100 करोड़, आधा खरीदा है DII ने। तो एक तरफ खरीदारी का अभाव, क्योंकि जस्ट 1 मिनट साथियों, दरअसल एक कॉल आ गई थी मेरे घर से, तो इसलिए क्षमा चाहूंगा। तो हुआ ये है, मामले को समझने की कोशिश करो, पूरे कॉन्टेक्ट को समझोगे तब जाकर आप मुद्दे को समझ पाओगे। एक तो जो प्रतिस्पर्धा आयोग है CCI, उसने नेगेटिव खबर दी, किसके लिए? एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए। कहीं ना कहीं जो इंडिगो एयरलाइंस है, क्योंकि लिस्टेड वही है, धड़ाम 3%। दूसरी नेगेटिव खबर, HAL बाहर हो गया। किससे? जो अभी एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने थे उससे लगभग 2 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलता है, वो बाहर होने से जो डिफेंस वाली कंपनियां हैं उनको लिए नेगेटिव खबर। HAL टॉप से आज फिर गिरा, कल भी गिरा था आज भी गिरा। मतलब खरीदने बेचने कोई राय नहीं है, पर लेकिन 3500 तक का टारगेट लोग बाग दे रहे हैं कि जा सकता है, लोग बाग दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, समझ रहे हो। तो अब चूंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को जो ऑर्डर पहले से दिए हुए हैं वो ऑर्डर वो पूरे नहीं कर पा रहे। अभी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों में अभी तक IDBI बैंक पे एक खबर आई है, उस खबर के चलते देखो स्टॉक एकदम से 114 के आसपास चल रहा था, धड़ाम 102 पे आया, 102 पे आ गया एकदम से। क्या हुआ? और कल मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, क्योंकि वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। ऐसा नहीं आप ये सोचो कि वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि इस बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन आउटलुक क्या देते हैं ब्याज दरों से जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है हमारे जो RBI गवर्नर है संजय मल्होत्रा, वो उनका GDP को लेकर के, देश की इकोनॉमी को लेकर आउटलुक क्या है वो डिपेंड करेगा। इस बार 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट हो चाहे अगली बार हो, वो अलग विषय ना, उससे उतना इम्पैक्ट होने वाला है। इम्पैक्ट पड़ेगा कि इस ऐसा मैं मानता हूं कि इस बार CRR जो कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने जा रहा है RBI, कुछ ना कुछ तो करेगा। दूसरा, जो ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए बैंक डाल रहा है लिक्विडिटी पर्याप्त करने के लिए, क्योंकि जब से अब तुम समझने की कोशिश करो ना कि बजट के दिन SST बढ़ा, शेयर मार्केट धड़ नीचे एकदम रॉकेट की रफ्तार से हम, और वो अगले दिन खबर आती है काहे की, तो वो इसलिए फोन धक्का है देखना पड़ता है, फोन तो नहीं आ रहा। अगले दिन खबर आती है काहे की कि हमारे डील हो गई है, तो वो जो जितना भी मतलब लोगों के पैनिक थी या जो डर था ना, वो डील के चलते हल हो गया कि चलो ठीक है। क्या वो उसके ऊपर धूल डाली गई कि यार SST के माध्यम से बाजार अगले दिन ना गिरे, इसलिए तुम जो है मट्टी डाल दो, वजह से वो नो प्रॉब्लम मूव में ना बोले इस बात पे मिट्टी डालो। समझो बात को। तो डील होने का, डील करने की इतनी भोंपू बजाने की जल्दी क्या थी? अगर तुमने डील कर दी तो उसे टेबल पे तो आओ। अभी पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि उसे टेबल तक आने में, मतलब बातचीत के रास्ते को फाइनलाइज पहुंचने तक मार्च का अंतिम वो होगा, अंतिम चरण होगा। फिर उसके बाद में किसानों, मेरा बात पूरी नहीं हो पाई थी, किसानों की बात अगर इसमें कहीं भी ऐसा होगा कि किसानों के साथ में कोई समझौता किया गया है तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे। विपक्ष तुम्हारा संसद सदन चलने नहीं दे रहा, 3 दिन से लगातार वॉकआउट कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को भी नहीं सुना विपक्ष ने। प्रधानमंत्री जब आए तो वो भी हल्ला, पूरा विपक्ष में हल्ला मचाया, सदन नहीं चलने दी, वॉकआउट कर लिया पूरे सदन से। तो ऐसा कब तक चलेगा भाई? ऐसा नहीं है कि यार जितने भी सांसद हैं जब ये देश के अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, अपने अपने यहाँ जाकर सभाएं करेंगे, तो देश के अंदर स्थिति सही नहीं रहेगी। सरकार या तो आके एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करे
कि हमने अमेरिका को इन इन चीज़ों पे डील दी है और इन इन चीज़ों पे हमने अमेरिका के साथ में समझौता किया है। वेनेजुएला वाला जो कच्चा तेल लेना है वो इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर डालेगा। और जो $500 बिलियन का खर्च करने के लिए बोला गया है कि हम अमेरिका से $500 बिलियन खरीदेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, उससे जो भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत का व्यापारिक घाटा तो पहले 8,500 करोड़ के आसपास में है। अगर व्यापारिक घाटा बढ़ेगा तो क्या होगा, भारत का डेफिसिट बढ़ने से भारत के रुपये पर दबाव आएगा। आज रुपया तुम्हारा 90 रुपये 91 पैसे के आसपास, 90 रुपये 41 पैसे पे कारोबार कर रहा है, 92 रुपये प्लस पहुंच गया था ये, अभी थोड़ा सा संभला है। क्या इसे संभालने के लिए आरबीआई इसमें डॉलर उतारेगा, क्योंकि रुपया दो ही रास्ते से सुधर सकता है, या तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा करो वहां से डॉलर लाओ, या आपके देश के अंदर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, या आपके देश के अंदर एफआईआई आए, या फिर आपका जो आरबीआई हस्तक्षेप करे, आरबीआई मार्केट में डॉलर उतारे, तो आपका रुपया संभाल सकता है। इनमें से कोई सा भी अभी तत्काल प्रभाव से लागू हो ऐसा कोई नियम नजर आ नहीं रहा है। देखो, एफआईआई आपके आ नहीं रहे हैं। आज भी एफआईआई ने 2150 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। पिछले अगर 6 महीनों की बात करोगे तो 2.25 लाख करोड़ रुपए का माल वो बेच के निकाल चुके हैं। तो इस कंडीशन में जब वो विदेश से हमारा यहाँ माल बेचेंगे और पैसा लेकर जाएंगे, तो वे गांधी जी को नहीं लेकर जाएंगे, वो डॉलर के फॉर्म में लेकर जाएंगे। दूसरी बात, कंपनियों की अर्निंग उस लेवल की आ नहीं रही है। मतलब अगर जैसे अर्निंग पे भी नजर डालूंगा मैं, बोरोसिल के नतीजे आए आज, तुम्हारा आईडीबीआई बैंक पे कंपनी जो है विनिवेश को लेकर के सहमति बनी है कि अब कुछ हिस्सा बेचेंगे। यथार्थ हॉस्पिटल के नतीजे आए, तो या तो नतीजे इतने तोड़ फोड़ हो कि देख कर मजा आ जाए। अभी टेक्निकली रूप से हालांकि कमजोर है यथार्थ हॉस्पिटल। तो मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, मैं आपसे बार बार क्यों बोलता हूँ कि आप अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में आओ। कारण ये है, उसके पीछे की कोई ना कोई तर्क है, क्योंकि अब वो पहले जैसा समय नहीं रहा कि जब 2019 में आपने जो खरीदा वो चलेगा ही, 2022 में आपने जो खरीदा वो चलेगा ही। उस समय जो जीडीपी है ना वो एक तरह से रुक गई थी, मतलब देश रुक गया था, ताले लग गए थे, कोविड का समय था। अभी देश जो हमने उस समय पे जो कोविड के समय पे निवेश करा वो आज के दौर में नहीं है। टॉप से कंपनियां 40% 50% स्मॉल कैप करेक्ट है, अब करेक्ट है, कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो रीजन क्या है इसके पीछे, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जो स्टॉक उठाओ वो भागे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि विश्व के अंदर अनसर्टेनिटी इतनी फैली है जिसका कोई तय नहीं है। और अनसर्टेनिटी फैलाने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कम हजरत नहीं है, उन्हें आप पूरा हजरत मानना। कभी तो बोल दे कि भाई मैं इस्तांबुल में जो कि तुर्की की राजधानी है, वहां बैठ कर मैं ईरान से बात करूंगा। वहाँ बातचीत करने के लिए ईरान ने मना कर दिया कि मैं तुर्की में बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुर्की जो है नाटो का सदस्य है, अगर आपको बात करनी है तो ओमान में बैठ कर बात करो। तो अमेरिका ने बोल दिया हम ओमान में बात नहीं करना चाहते, आपको जो है सो कर लो, नहीं तो आ जाओ। इधर ईरान ने उनका जो एयरक्राफ्ट खड़ा है वहां पर ड्रोन भेज दिए, उन ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। फिर बोल दिया कि चलो ईरान, एक काम करो इस्तांबुल में बैठ कर बात कर लो, ओमान में बैठ कर बात कर लो। तो इन दोनों प्राणियों ने, एक तो ट्रंप ने, दूसरा ईरान ने, पूरी मिडिल ईस्ट को एक नौटंकी का मंच बना के रखा है। जरा जरा देर में तो इनके हथियार निकल जाते हैं, और फिर जो है थोड़ी देर घंटा भर होता है ये जो कुर्सी टेबल ढूंढते हुए मिलते हैं कि चलो यार बैठ कर बात कर लो। अब इधर चीन से बात करी आज डोनाल्ड ट्रंप ने, चीन से बात करी है, ताइवान वाले मुद्दे पे भी बात बनी है। और अप्रैल में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जाने वाले हैं कहाँ? चीन। तो क्योंकि जो वेनेजुएला वाला मॉडल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है उसको ताइवान पर चीन ना अपना ले, इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि भाई हम वेनेजुएला वाले मामले में भी टेबल पर बैठ कर बात करना चाहते हैं, उसमें ताइवान वाले में भी बैठ कर मामले बात करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है। एक तो पहले विपक्ष को इस बात का भी दुख है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी डील की घोषणा क्यों करी, जबकि डील की घोषणा करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, मोदी जी को। फिर उसके बाद में अगर डील की घोषणा कर दी तो आप उसे पटल पे क्यों नहीं ला रहे? आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं जारी करते कि हम इसकी डील पे ये लेकर बात हुई है हमारी? कोई बात नहीं हुई। कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे लोग बाग अभी असहमत से नजर आ रहे हैं, और वो इम्पैक्ट आपको शेयर बाजार में दिख रहा है। केवल कह देने से नहीं होता। भाई आपने कह दिया डील होगी, डील होगी, डील, तो डील का होगी किस बात पे डील हुई है वो तो दो।
एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लाओ, उसमें आप प्रोडक्ट वाइज बताओ, इस प्रोडक्ट पे इतने परसेंट का टैरिफ है, इस प्रोडक्ट पे इतने परसेंट का टैरिफ है, अमेरिका के ये प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर के हैं, इनको भारत में फ्री एक्सेस मिलेगा। क्योंकि अगर आपको जान का आश्चर्य होगा, कमाल की बात क्या है कि भारत में जितने भी किसान हैं, अगर आप टॉप के 5% किसानों को छोड़ दें तो ज़्यादातर किसान 10 से 15 बीघे के जमींदार हैं। बस वो 10-15 बीघे जमीन है। टॉप के 5% छोड़ दो जिनके पास में 100-200 बीघे भी जमीन है, 500 बीघे भी है, तो वे बंधु एक तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वो आप किसान मत मानो उन्हें, मैंने किसान नहीं मानता। एक समझता हूँ कि वे उनका किसी दूसरे की मजदूरी ना करके अपने खेती में कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। और अमेरिका के जो किसान है ना, एक ही किसान के पास में 5,000 बीघा जमीन है, 10,000 बीघा जमीन है, तो वहां पे जो सरकार से मिलने वाली जो सब्सिडी है ना, वो ज्यादा मिलती है। हमारे यहाँ जो सरकार मदद भी करती है, वो भी जो केसीसी देती है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, वो भी लोन के रूप में देती है, और वहां वो सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। बोलो ठीक है, तुम तो फसल उगाओ। तो टेक्नोलॉजी वहाँ ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा, आधुनिकता ज्यादा है, मशीनों की पूरा बुआई जुताई बुआई सब मशीनों की। तो उसके अगर भारत के किसान को और अमेरिका के किसान को आप बराबर में खड़ा करोगे ना, तो हमारे वाले किसान की कॉस्ट ज्यादा है। मतलब पैदावार, एक फसल को अगर 1 क्विंटल गेहूं को उगाने के लिए भारत के किसान का जो खर्चा आ रहा है वो 1,800 रुपये आ रहा है, और इसका आ रहा है 300 रुपया। क्योंकि उसके आ तो रहा 600 रुपया, लेकिन 300 रुपये सब्सिडी के रूप में सरकार ने दे दिया। इसके पास जमीन भी ज्यादा है, 300 रुपया आ रहा। 1 क्विंटल गेहूं को उगाने का कॉस्ट जो है ना, वो अमेरिका के किसान की 300 रुपये की है। वो भारत के किसान का अगर आप डाई यूरिया जुताई और अपनी मजदूरी देखो तो वो 1,800 आ रही है। तो मतलब इसकी जो कॉस्ट है ना वो ज्यादा है भारत वाले की। तो इनके परसेस, अगर तुम इन दोनों का कंपटीशन करोगे ना, तो ये तो पहले ही मर जाएगा अगर आप इसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एंट्री दे दोगे। क्यों मर जाएगा? और अपना बनाएगा खाएगा। मेरे भाई सुनो, जब देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टों की एंट्री हो जाएगी, मान लो ऐसा समझ लो, कोई जो वो बनता ना जिसे चोकर बोलते हो आप, तो चोकर बनाने वाली कंपनी होती है, वही मैदा भी बनाती है, वही आटा जो है बना के डिफरेंट डिफरेंट बेचती है। अगर एक गेहूं है जो भारत का गेहूं है, उस गेहूं में आपको अगर वो मील, वो क्योंकि मील में बनता है सब चीज, गेहूं वो मील खरीदती है, तो वो गेहूं कितने रुपए किलो पड़ रहा है उसे? मान लो 25 रुपए किलो पड़ेगा, ठीक है। और वो ही गेहूं जो कि फ्री ड्यूटी से आ रहा है, क्योंकि अमेरिका से तो हमने ड्यूटी फ्री कर दी, यहाँ कितने का पड़ रहा है? वो पड़ रहा है 14 रुपए का, 13 रुपए का। तो 13-14 रुपए वाला प्रोडक्ट लेंगी ना, वो क्यों लेंगी हमसे 24-25 रुपए में? तो हमारे किसानों का क्या होगा? पहले ही एमआरपी एमएसपी को लेके बेचारे सड़कों पे, कुछ नहीं है एमआरपी, कुछ नहीं है। किसान वास्तविकता में किसान को पर्याप्त वो नहीं मिल पाता। अभी देखो चीनी के दाम बढ़ने वाले थे, अब इस बार एक आंकड़ा निकल के आया है कि उत्तर प्रदेश में जो चीनी का उत्पादन है वो कम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि फिर से जो दाम बढ़ने थे वो फिर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि और ये फिर से बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अल्टीमेटली पैसा तो मिल को ही तो देना है। यहाँ भी दिक्कत है, इधर भी दिक्कत है, शेयर बाजार में कुछ चल नहीं रहा। जब तक ये जो अभी धुंधला सब नजर आ रहा है, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाए तब तक आप एक तरफा चाल ना समझो। हालांकि ब्रोकरेज फर्म जरूर बता रही है कि इतना जाएगा उतना जाएगा। अभी कल ना, इस सबसे इम्पोर्टेंट है कल, ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है, और मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले के साथ साथ में आरबीआई गवर्नर अपना आउटलुक पेश करेंगे कि वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद ही कुछ दशा और दिशा मिल पाएगी। और जो अमेरिका से जो डील की पुष्टि, क्योंकि जैसे डील की पुष्टि अमेरिका ने करी है, वैसे ही बहुत जल्द ही करेगा अमेरिका इसे डील को लागू करने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इसमें जो पलड़ा भारी दिख रहा है ना, वो पलड़ा अमेरिका का भारी है, भारत का नहीं है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वो सच्चाई होती है। पहले से हम काफी सुधर गए हैं। पहले हम 50% टैरिफ पे थे, अब 18% पे आ गए हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हमने उन्हें 0% पे दे दिया। भाई अगर आज तुम उन्हें 0% पे दे रहे हो कि यार नहीं, तुम हम अपने प्रोडक्टों पे 0% टैरिफ दे रहे हो या एग्रीकल्चर की वो कर रहे हो, तो कल क्या वो नहीं करेंगे? आपने कभी सोचा कि जब हमारे सबके डेंगू हो जाता है और वो प्लेट व्लेट घट जाती है, उसके लिए कीवी फल खाया जाता है, और वो कीवी फल 60 रुपए का एक आता है। हमारे यहाँ चीकू तो 10 रुपये, मतलब 40 रुपए किलो आते हैं। कीवी फल इतना महंगा क्यों आता है? क्योंकि कीवी फल वो ज्यादातर तुम्हारा चाइना में और जो यूरोप के देश है वहां पे पाया जाता है। वो कीवी फल हमें इंपोर्ट करते हैं, इसलिए इतना महंगा पड़ता है। अगर आप समझो ना कि देखने में तो चीकू के जैसा ही है वो, लेकिन वो कीवी फल है। और वो इतना महंगा क्यों है? क्योंकि कीवी फल हमें दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए वो महंगा है। तो वो सस्ता हो जाएगा।
जैसा यूरोप के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हम मतलब जो मिडिल ईस्ट के देश है ना, उनके साथ में भी कर रहे हैं। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ में शेयर बाजार पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो पर नजर रख लो, क्या डील का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर दिख रहा है? कोई स्टॉक खरीदने बेचने की कोई राय नहीं है। वर्धमान टेक्सटाइल है, जिस दिन डील होगी थी 550 पे खुला था, आज फिर वही 470 पे 460 पे आ गया। ऐसा क्या हो गया कि डील हो तो गई, अब तो भागो, तो चलो, ऑर्डर तो मिल रहे, पर ऑर्डर नहीं मिल रहे जब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो रही, उनका डायरेक्शन तो क्लियर हो कि किस पे कितने परसेंट है। हमने केवल डील को घोषणा करने में जल्दबाजी कर दी, उसे टेबल पे आने में अभी मार्च तक का समय है। मार्च जो कि पीयूष गोयल जी बता रहे हैं कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक लगभग फाइनलाइज होगा। और जैसा कि एनआईए की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि डील की अंतिम दौर अभी चालू है। एक बात और भी है, क्या है कि बाजार में एक बार दो बार अभी जो एसएसटी वाला झटका है लगा है, जो तुम्हें स्टॉक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का जो झटका लगा है ना, ये तुम भूल तो रो गए हो, लेकिन भाई ये अब इम्प्लीमेंट होगा। जो तुहिकांत पांडे है ना, सेबी के चेयरमैन, उन्होंने जो आके कहा है ना कि हम इस बार जो एफएनओ की एक्सपायरी घटाने वाले थे ना, जो पहले क्या होता था, हर डे एक्सपायरी होती थी, रोज खेलो रोज, सरकार एसएसटी के माध्यम से पैसा कमाने जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि सरकार ने 2020 में 20-21 में 20,000 करोड़ कमाए, फिर 2021-22 में 24,000 करोड़ कमाए, 22-23 में सरकार ने 34,000 करोड़ कमाए, 23-24 में सरकार ने 48,000 करोड़ कमाए, 24-25 में सरकार ने 55,000 करोड़ कमाए। इस बार का जो सरकार का उद्देश्य था ना एसएसटी के माध्यम से पैसा कमाने का, 78,000 करोड़ का था, लेकिन अभी 44,500 करोड़ कमा पाई है। 3 महीने का आंकड़ा जोड़ भी लो जो अभी आने वाले हैं इस सत्र के, तो समझ लो सरकार वही 55-60,000 करोड़ कमा पाएगी। तो सरकार का उद्देश्य तो अपना फोकस है अपने पे। और क्यों? क्योंकि अब जैसे इन्होंने एसएसटी बढ़ाया है, एसटीटी बढ़ाने से क्या है, लोग एफएनओ में काम नहीं करेंगे। जो मेजर अगर समझ करो ना, ये जो टर्नओवर किया आपने, समझ करो एक लोट खरीदा, एक लोट बेचा, चाहे वो लॉस में बेचा चाहे प्रॉफिट में बेचा, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आपका जो टर्नओवर है वो उस टर्नओवर पर सरकार एसटीटी ले लेगी तुमसे, बस खत्म बात। तुम्हें अगर लॉस हुआ तो सरकार नहीं जानती, प्रॉफिट हुआ तो सरकार नहीं जानती, तो तुमसे ले लेगी। क्यों ले लेगी? क्योंकि सरकार को एसटीटी के माध्यम से पैसा कमाने का उद्देश्य है। अब एसटीटी बढ़ा दिया, लोग बाग एफएनओ कम करेंगे। पहले रोज एक्सपायरी होती थी, अब सरकार ने बोलते हैं एक्सपायरी जो वीकली कर देंगे, तो वीकली जो मंगलवार और बुधवार को, अब कल जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, बुधवार मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वो भी बंद करने के लिए बोल दिया था कि अब केवल मंथली एक्सपायरी होगी। तो अब हुआ क्या कि जो तुम्हारा सेबी चेयरमैन है तुहिकांत पांडे, उन्होंने बोला कि अब हम जो एक्सपायरी कर रहे थे ना, उस एक्सपायरी को कंटिन्यू रहेंगे। कल जो तुमने देखा ना, एंजल वन ग्रो, अब स्टॉक जरोदा, ये सारे शेयर पे धड़ाधड़ चले, उसके पीछे कारण क्या है कि इनका मेरा रेवेन्यू वैसे आता है। तुम्हें क्या करता है, शेयर खरीद लिया, शेयर बेच दिया, म्यूचुअल फंड कर लिया, तुम्हें क्या पता इनका घर चल रहे, उनसे नहीं इनके घर चल रहे भाई, उनसे घर ही नहीं चल रहे। तुम क्या करोगे, दिन भर में एक ट्रेड मारोगे, दो ट्रेड मार लोगे। एफएनओ में, एफएनओ एक तरह से डोपामीन रिलीज करता है कि यार, मतलब जिसको एफएनओ की लत लगी है ना, मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो एफएनओ छोड़ पाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता, तुम दिन भर में 20 ट्रेड मार दोगे, 20, 10 खरीदने के 10 बेचने के, 10 बार करोगे, अरे 500 आ रहा बेच लो, 500 आ रहा बेच लो, 500 आ रहा बेच लो। अगर तुमने 20 ट्रेड भी मारे मोटा मोटी, और 20 ट्रेड का जो टर्नओवर हुआ, क्योंकि टर्नओवर पर लगता है भाई वो, तो 20 ट्रेड का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ भी हुआ ना, 50,000 का अगर एक भी तुमने मोटा मोटी मार लिया, एक मानने की बात है, क्योंकि इसमें ज्यादातर एफएनओ करने वाले 5% ही लोग कामयाब हो पाते हैं। अन्य भाई 95% खत्म है, 90% नहीं कह रहा, 95% खत्म है। और एसएसटी के माध्यम से सरकार चाहती है तुमसे पैसा कमाना, सरकार को मतलब नहीं है। और जिसे जुआ खेलना ही है, सरकार बोल रही है हम सट्टा ना खेले, लोग बाग इसलिए कर रहे हैं। तो जिसे जुआ खेलना ही है ना, वो क्या करेगा, वो कुएं पे जाएगा, कहीं भी चौपाल पे जाएगा, जूता ऐसे उछालेगा, बोलेगा 10 का नोट धरा है, बताओ ऊपर सीधा गिरेगा उल्टा गिरेगा, उन्होंने बोला यार उल्टा गिरेगा, वो सीधा गिर गया, ला 10 रुपए तक, वो तब क्या करोगे तुम? तो जिसे खेलना है वो तो खेलेगा ही। लेकिन अल्टीमेटली शेयर मार्केट में अगर आप आए हो तो वित्तीय सलाहकार के साथ आओ, नहीं तो आप नुकसान कर लोगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।